मित्रों सुप्रभात। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग व्याकरण में इस समय पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख चुके हैं, जिनमें से आप स्वर के वर्गीकरण को देख चुके हैं। अब बारी आती है व्यंजन। पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो पूर्व में पढ़ाए जा चुके हैं आपके विषय वस्तु। हम पढ़ा चुके हैं वर्ण अक्षर में क्या अंतर है, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन? स्वर और व्यंजन वर्ण। फिर हम पढ़ा चुके हैं स्वर। स्वर क्या चीज़ है? वह वर्ण जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र उच्चारित होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता, उसे स्वर कहते हैं। साधारण रूप से ये तीन प्रकार का होता है स्वर वर्ण, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर होता है। फिर बाद में हमने ये देखा है हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। अगर पूछे शुद्ध रूप से या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने स्वर माने गए हैं, तो 10 माने गए हैं। ये बातें हम आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और स्वर के वर्गीकरण में हम कुछ बातें देख चुके हैं। स्वर के वर्गीकरण में मैंने देखा है मात्रा के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, होंठ की स्थिति या बनावट के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं आपके पिछली वीडियो में। इस तरह से भी आप लोग तैयारी के साथ आप एक एक बिंदु को महत्वपूर्ण पॉइंट समझ करके इसे समझें और अपने परीक्षा के लिए प्रशस्त करें। तो आइए चलते हैं, आज हम चलते हैं। एक पॉइंट आपका है अयोगवाह। अयोगवाह बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें ध्यान दीजिएगा। आ प्लस योग प्लस वाह। आ माने नहीं, योग माने जोड़, वाह माने उच्चारण या साथ चलना। कहने का मकसद समझिए मित्रों कि वह वर्ण जिनका योग नहीं है, जिनका जोड़ नहीं है, किसमें? स्वर में। तो जिनका स्वर वर्ण में योग नहीं है, फिर भी स्वर के अंत में क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं, उच्चारण किए जाते हैं या उनके साथ चलते हैं स्वरों के सहारे। उन्हीं का नाम क्या होता है? अयोगवाह। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल तौर पर इसकी परिभाषा क्या होगी मित्रों? परिभाषा है वह वर्ण जिनका योग स्वर वर्णों में नहीं होता है, परंतु स्वर वर्णों के अंत में उच्चारित होते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वह वर्ण कहा गया, वह वर्ण जिनका योग स्वर वर्णों में नहीं होता है, परंतु स्वर वर्णों के अंत में क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं, अर्थात स्वर वर्णों के साथ साथ बाद में चलते हैं। उन्हीं का नाम क्या होता है? अयोगवाह। जैसे वो हैं कौन कौन मित्रों? वो आपके ये अंग है और आह। हिंदी वर्णमाला में यही दो ही अयोगवाह माने जाते हैं। कौन कौन? अंग आह, अंग आह, यही आपके हो गए क्या? अयोगवाह। मित्रों ये लिखाया जाता, पढ़ाया भी जाता है कि स्वरों के अंत में उच्चारित होते हैं। एक बात बताइए, जब आप कहते होंगे हंस, तो हा में क्या लगा है? आ, और आ में बिंदु लग गया अर्थात अनुस्वार, तो स्वर के अंत में लगा, तो हंग हंग अर्थात स्वर के अंत में उच्चारित होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? अयोगवाह। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया हो प्रातः, तो प्रात ता में छोटा आ है यानी ह्रस्व आ है, तब बिंदु लगा है अर्थात
अयोगवाह का। तो स्वर के अंत में ये उच्चरित होता प्रातः, प्रातः। इस तरह से ये पॉइंट हो गया। तो मित्रों, आपसे कोई पूछ ले इनका नाम क्या है, तो इनका एक नाम भैया है अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार। और इसका एक नाम क्या है? इसका एक नाम विसर्ग है। तो इस तरह से इसको अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो अंग और आह यही आपके क्या हो जाएंगे? अयोग वाह हो जाते हैं। तो इस तरह से अयोग वाह बहुत कठिन शब्द नहीं है। बस इतने जानिए कि वह वर्ण जिनका भाई योग स्वर में ना हो लेकिन स्वर के अंत में उच्चरित होते हो, स्वर के अंत में साथ साथ चलते हों, उन्हीं का नाम क्या हो जाता है? अयोग वाह हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? अयोग वाह हो जाता है। इस तरह से इस पॉइंट को हम आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट रहा अयोग वाह से। तो आपने स्वरों से संबंधित जितने भी पॉइंट आते हैं एग्जाम में, वो सारी बात आप लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं। अब आइए चलते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। आइए व्यंजन की ओर चलते हैं। व्यंजन वर्ण। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे व्यंजन और व्यंजन से क्वेश्चन आ सकता है। व्यंजन का अर्थ दो होता है, एक व्यंजन माने भोजन और एक व्यंजन एक वर्ण है, अक्षर है। और इधर जो व्यंजन लिखा है इसका अर्थ होता है पंखा, अर्थात ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है। व्यंजन व्यंजन ये दोनों देख लीजिए, व्यंजन का अर्थ भोजन और वर्ण दोनों से हो गया, और व्यंजन का अर्थ किससे हुआ? पंखा से होता है। इस तरह से मित्रों जानकारी होनी चाहिए। ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, उच्चारण लगभग समान होता, अर्थ भिन्न हो जाता है। तो हम आप आज देखेंगे व्यंजन वर्ण को। वास्तव में ये स्वतः नहीं उच्चरित हो पाते हैं, ये बेचारे स्वर वर्णों की सहायता से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का दूसरा नाम है कौन वर्ण? हल वर्ण। परिभाषा क्या है? वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, आप अगर का कहेंगे तो आ इसमें जरूर मिला है। जैसे आप कहेंगे क्या? खा, तो खा कहेंगे आ इसमें जरूर मिला है। इस तरह से ये आपके पॉइंट हो जा रहे हैं। तो का, खा, गा, घा इत्यादि जो भी आपके हैं ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अलग अलग करके अगर देखना चाहें तो का में देखिए आ मिला है, इसमें देखिए खा में आ मिला है, इसमें देखिए गा में आ मिला है, और इसमें घा में आ मिला है। अर्थात ये स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है? पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन। तो जब पूछे जाए हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन, तो आप कहेंगे व्यंजन की संख्या 33 होती है। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन की बात है, अगर वही केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार पूछ ले तब उनकी संख्या 35 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। व्यंजन वर्ण वह है जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से मित्रों जानकारी आपके प्रति होनी चाहिए। तो चलते हैं, व्यंजन वर्ण के सामान्यतः भेद कितने हैं, या व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो साधारण भेद मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। अब वो 3 के नाम क्या क्या हैं, आइए चर्चा कर देते हैं। नाम है स्पर्श व्यंजन, या इसी का नाम है वर्गीय व्यंजन।
अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श क्या है? स्पर्श माने छूना। वह व्यंजन वर्ण जो उच्चारण के दौरान मुख के किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। किसे? वह व्यंजन वर्ण जो उच्चारण के दौरान मुख के अंदर किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श यानी छूते हुए निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, वर्गीय क्यों कहा गया? मित्रों, इसमें वर्ग हैं 5, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस तरह से वर्ग कितने हो गए? 5। 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? वर्गीय व्यंजन वर्ण। क्यों? क्योंकि इसमें 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग देखिए आपके सामने हैं, जिनके नाम क्रमशः इस टाइप के हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। शॉर्टकट में इसको ऐसे भी कह सकते हो, कोचो टोतो पू। ध्यान दीजिएगा, कोचो टोतो पू। कु कहने से का वर्ग, चू कहने से चा वर्ग, टू कहने से टा वर्ग, तू कहने से ता वर्ग और पू कहने से पा वर्ग। ये कोचो टोतो पू आपके वर्गीय अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्ण। कहने का मकसद ये है का, खा, गा, घा, ङा। फिर कहेंगे चा, छा, जा, झा, या। फिर कहेंगे टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर कहेंगे ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि ये आपके का से लेकर के मा तक 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्गों के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन वर्ण आते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इतने पूछा जाएगा, का से मा तक, कहाँ से कहाँ तक, का से मा तक वर्ण कहलाते हैं। तो मित्रों, आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। अब देखिए, और कुछ पूछा जा सकता है। कुल स्पर्श व्यंजन वर्ण है, तो कुल स्पर्श व्यंजन वर्ण है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो का से मा तक जब कुल गिनेंगे तो कुल मिला के हो जाएंगे कितने? 25। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण कहलाता है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे का वर्ग का अंतिम अक्षर ङा, चा का इया, टा का णा, ता का ना, पा का मा, अर्थात यही अंतिम 5वें अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइए चर्चा कर देते हैं। ये अंतिम 5वें अक्षर कहलाते हैं नासिक वर्ण। कहीं कहीं अनुनासिक वर्ण भी कहलाते हैं। इस टाइप के वर्ण बन जाते हैं। फिलहाल ये नासिक वर्ण है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण नाक में होता है, नाक से किया जाता है। ङ याणा ना मा, ङ याणा ना मा, इस तरह से इनका उच्चारण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नासिक वर्ण कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण क्या है? जिनके उच्चारण में उच्चारण स्थान को हवा छूते हुए तो निकले, लेकिन रगड़ती हुई भी साथ साथ निकले। वो है आपके चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा। इसको कहने पर उच्चारण स्थान पर तो वास्तव में स्पर्श हवा होती है,
बाद में रगड़ती ही निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी हैं चार। चार में कौन कौन? चा, छा, जा, झा, ये आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 आपके नासिक वर्ण हो गए, 4 आपके स्पर्श संघर्षी हो गए, तो 5 4 9। बताओ 25 में से 9 निकलेंगे तो कितने होंगे? 16। तो मित्रों कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मूल स्पर्श वर्ण हैं, तो मूल स्पर्श वर्ण कितने हैं मित्रों? 16। तो जब मूल स्पर्श पूछे तो 16 और कुल स्पर्श पूछे 25। मूल स्पर्श 16, कुल स्पर्श 25, मूल स्पर्श 16, कुल स्पर्श 25। नासिक वर्ण क्या है? प्रत्येक का 5वां वर्ण, ङा, याणा, नामा। कोई पूछे भाई जरा बताइए स्पर्श संघर्षी क्या है? स्पर्श संघर्षी छूते हुए रगड़ते हुए बाहर निकलते हैं, उनको कहते हैं चा, छा, जा, झा। ये आपके हो गए यहाँ से मेन पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मित्रों समझ गए होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी कुचु टू तुपु, ये आपके का से लेकर के मा तक क्या कहलाते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्ण। फिर क्वेश्चन तोड़ मोड़ के पूछा गया कुल स्पर्श कितने? 25। पूछा गया बताइए प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां क्या है? स्पर्श। बताइए क्या कहलाएगा स्पर्श में? वो नासिक वर्ण कहलाएगा। और आपसे पूछा गया स्पर्श संघर्षी वर्ण क्या है? तो स्पर्श संघर्षी क्या है? चा, छा, जा, झा। पूछा जाएगा मूल स्पर्श कितने? मूल स्पर्श 16, कुल स्पर्श 25, मूल स्पर्श 16। यह आपके लिए पॉइंट है, तो इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसे फटाफट आप लोग नोट करें। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु क्या कहता है आप सबके लिए जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है? ये स्वर के मुख्यतया रूप प्रतिरूप है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर, व्यंजन वर्ण के दूसरे पॉइंट में क्या बातें इसमें कही जा रही हैं, आइए इसकी बात जरूर करते हैं हम आप। चलिए चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए मित्रों देखते हैं। तो इस तरह से का से लेकर के मा तक ये 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? ये 25 वर्ण कहलाते हैं स्पर्श या वर्गीय। आगे बढ़ते हैं भैया, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ, अंतः माने स्थित, अंदर, अस्थ माने स्थित, जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को थोड़ा छूते ही निकलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वह वर्ण जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक देखिए परिभाषा और पूछी जा सकती है, आइए ये भी बात कर लेते हैं। अथवा पूछा जा सकता है वह वर्ण जो मुख के अंदर कंठ ताल मूर्धा को कम यानी थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे इस टाइप की परिभाषा पूछी जा सकती, चाहे इस टाइप की। वह वर्ण जो मुख
के अंदर उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं उन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो मुख के अंदर कंठताल मूर्धा को कम या थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा मित्रों। अब आइए चर्चा कर देते हैं यह पॉइंट अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत वर्णों में सम्मिलित होने वाले वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं। आइए इसकी हम आप चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा पर चर्चा होनी अति आवश्यक है। आइए चर्चा हो जाए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण से। तो चलिए देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है कौन कौन और इनसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो इनकी संख्या मित्रों 4 है। या, वा, रा, ला। यही या, वा, रा, ला जिसको आप या, रा, ला, वा कहते हो, तो या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला यही आपके क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। इनका जब भी उच्चारण होगा मुख के उच्चारण स्थान को कम छूते हुए बाहर निकलेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं और कुछ पॉइंट। ध्यान दीजिएगा या और वा इनका एक नाम है अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण क्यों कहा गया? ध्यान दियो भैया। जैसे कहीं पर गए ऐसे भी लिखा हो, गए ऐसे भी लिखा हो। जैसे कहीं पर लिखा गया हो कौआ और कहीं लिखा गया हो कौआ, ऐसे लिखा गया हो। बताइएगा एक काम या ने किया, आ का काम वा ने किया, तो भैया हो जब या और वा दोनों स्वर का काम कर रहे हैं तब इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? अर्ध स्वर हो जाता है। देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, तो गए गए कहने पर या का नाम आ जाता है। कौआ वा और वा कहने के तात्पर्य आ का काम वा ने कर दिया तो आधा स्वर उसमें मिल गया, तो अर्ध स्वर होने से इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। ये अंतःस्थ के अलावा और भी क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से मित्रों ये रहे आपके अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण से। अब ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट आता है रा के लिए। रा क्या चीज है? इसका एक नाम रखा गया है लुंठित, या इसी को कहते हैं प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन वर्ण। लुंठित प्रकंपित क्या है? लुंठित माने मुड़ जाना, प्रकंपित प्र माने बहुत ज़्यादा, कंपित माने कंपन। जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत ज़्यादा कंपन हो जाता है जिह्वा में, जीभ में, उसे कहते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वर्ण। जब आप कहते होंगे रा, एक बार आप लोग बोलिए, उच्चारण कीजिए, कहिए रा। रा कहते समय देखिए जिह्वा का अगला भाग थोड़ा मुड़ करके कंपन करता, वाइब्रेशन करता है, इसीलिए इसका नाम लुंठित या प्रकंपित हो गया मित्रों। तो इस तरह से या वा कैसा रहा? अर्धस्वर व्यंजन। रा कैसा रहा? लुंठित या प्रकंपित रहा। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्या आता है? ला। ला को कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन वर्ण। पार्श्विक क्या है? पार्श्व प्लस इक बराबर पार्श्विक। पार्श्व माने किनारा। जब हम इसका नाम लेते हैं तो वास्तव में जीभ मुख के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और जो अंदर से आवाज़ निकलती है वो जीभ के दोनों किनारे से होती हुई आवाज़ निकलती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पार्श्विक व्यंजन वर्ण रखा गया। तो ध्यान दीजिएगा पार्श्व माने किनारा, वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा के दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है, ध्वनि बाहर निकलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक। तो या वा राला एक तो अंतःस्थ तो है ही, साथ साथ या वा का नाम क्या हुआ? अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। और रा का नाम क्या हुआ? लुंठित या प्रकंपित नाम हुआ। और ला का नाम क्या हुआ? पार्श्विक नाम हुआ। क्या नाम हुआ मित्रों? पार्श्विक नाम हुआ। तो इस तरह से ये आपके पॉइंट हो गए कहाँ से? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण से। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ला पूछेगा तो क्या होगा? पार्श्विक। रा पूछेगा लुंठित या प्रकंपित। या वा पूछेगा तो अर्धस्वर व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। ये आपके पॉइंट हो गए। अब आइए चर्चा करते हैं अगले तथ्य की ओर। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को समझ गए होंगे। देखते हैं एक बार
पुनः क्वेश्चन करके आप लोग बता सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन ऐसे दिया जाता है, चा, या, रा, ला। पूछेंगे इसमें कौन विकल्प है जो वास्तव में स्पर्श के अंतर्गत आता, स्पर्श के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन है, तो चा है। पूछा जाएगा चा एक बताइए स्पर्श संघर्षी है कि नहीं है, तो चा एक स्पर्श संघर्षी भी है। फिर पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन विकल्प है जिसका नाम पार्श्विक वर्ण है, तो पार्श्विक कौन है, ला है। पूछा जाएगा लुंठित प्रकंपित कौन है, तो रा है। पूछा जाएगा इसमें कौन अर्धस्वर व्यंजन वर्ण है, तो क्या होगा, या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से मित्रों आइए चर्चा करते हैं अगले तथ्य की ओर। अगले का नाम है ऊष्म, या इसी का नाम रख दीजिए संघर्षी व्यंजन वर्ण। अब यहीं पर कंफ्यूजन शुरू। संघर्षी यहाँ लिखे हैं और इसमें एक लिखे थे स्पर्श संघर्षी। ध्यान दीजिएगा यहीं पर लोग गलत करते हैं। स्पर्श संघर्षी में चा, छा, जा, झा ये 4 आए थे, लेकिन ऊष्म संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी के अंतर्गत 4 तो वर्ण हैं, लेकिन वो 4 बेचारे कौन कौन हैं, वो शा, शा, सा और हा ये हो गए। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में उच्चार स्थान को रगड़ते रगड़ते उच्चार स्थान ऊष्म हो जाता। ऊष्म माने गर्म। जब उच्चार स्थान गर्म हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊष्म या संघर्षी। संघर्षी का अर्थ होता साथ साथ रगड़ना, घर्षण करना। तो उच्चार स्थान को जब रगड़ेंगे बार बार तो उच्चार स्थान ऊष्म होगा, ऊष्म माने गर्म। वो गर्म वाले वर्ण हैं कौन, शा, शा, सा, हा। ये सब पॉइंट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन वर्णों के नाम जब ले लिए जाएंगे तो इनका एक नाम हो जाता है नवीन विकसित वर्ण, कहीं कहीं विकल्प में मिल जाता है। और इस सा का नाम हो जाता है वर्त्स वर्ण। वर्त्स माने मसूड़ा, जिनके उच्चारण में वास्तव में मसूड़े के कार्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्त्स। वर्त्स में और भी वर्ण आते हैं, रा भी आता है, ला भी आता है, लेकिन बाद में उसे लिखाएंगे। और हा का नाम है मित्रों काकल्य। हा का नाम क्या है, काकल्य वर्ण। काकल्य माने झटका, जिनके उच्चारण में मुख में एकाएक झटका लगता है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, काकल्य वर्ण कहते हैं। तो हा एक कैसा वर्ण है, काकल्य। शा एक कैसा वर्ण है जो दंत सा है, वर्ष वर्ण है। शा सा इसको नवीन विकसित वर्ण मान लिया जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। अब ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सबके लिए। आप देख रहे होंगे स्पर्श की संख्या 25, अंतःस्थ की संख्या 4, 25 4 29 और 29 4 33। तो यहाँ लिखा जा सकता है नोट के माध्यम से, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। यही 33 आपके हैं, 25 4 29 4 33। परंतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ड़ा, ध्यान दीजिएगा उच्छिष्ट वर्ण है, बाद में पढ़ाएंगे, ड़ा को जोड़कर इनके संख्या 35 माना है। अगर पूछे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कितना है तब 35 बताएंगे आप लोग। और वैसे जनरली पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला या हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण हैं तो आप 33 कहेंगे। तो इस तरह से मित्रों आप साधारण रूप से स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण को समझ गए होंगे। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से पूछा जाता है, और जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन भी हो जाता है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अंतःस्थ, ऊष्म और स्पर्श व्यंजन वर्ण को समझ गए होंगे। तो इस तरह से
कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंतःस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, लुंठित क्या है, प्रकंपित क्या है। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से वर्णमाला से आपको दिया जाएगा। तो अगले वीडियो को हम व्यंजन के वर्गीकरण की ओर चलेंगे लेकर के, लेकिन अगले वीडियो को अगले टर्न पर प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।